हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट 2 ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज की क्लास में मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। मैंने आपको सिलेबस पहले ही समझा दिया है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ने जा रहे हैं और ये आपका भारतीय चित्रकला का इतिहास के अंतर्गत ही आएगा। जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये आपका भारतीय चित्रकला का इतिहास के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को अंग्रेजी भाषा में प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को आपके 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दे रही हूँ। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है स्रोतों के आधार पर। स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं विभाग? पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ध्यान देते चलिएगा। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रीहिस्टोरिक एज। प्रीहिस्टोरिक एज, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को प्रीहिस्टोरिक एज कहेंगे। दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक एज कहेंगे, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल को। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल एज कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 काल हो गए जो कि स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। अब इस खंड के बारे में समझते हैं कि जो अलग अलग खंड हैं इनको किस प्रकार से अलग अलग किया गया है और इनमें क्या भिन्नता देखने को मिलती है। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या भिन्नता है, आपका आदि ऐतिहासिक काल में क्या भिन्नता है और ऐतिहासिक काल में क्या भिन्नता है, ठीक है। तो इसके संबंध में सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में। वह काल जिसकी लिखित विवेचना ना हो, केवल साक्ष्यों तथा प्रमाणों के आधार पर लिखित विवेचना की जाए, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। मतलब कि जो प्रागैतिहासिक काल है आपका उसमें केवल साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, लिखित विवेचना नहीं मिली है, ठीक है। तो इसमें केवल साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर ही इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का नामकरण डेनियल विल्सन ने किया था। किसने किया था? डेनियल विल्सन ने। ऐतिहासिक काल का नामकरण डेनियल विल्सन ने किया था, याद रखिएगा, डेनियल विल्सन। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का नामकरण डेनियल विल्सन ने, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। प्रागैतिहासिक काल में उदाहरण के लिए जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका पाषाण काल है, इसके अंतर्गत भी आपके पार्ट्स आएंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो आपका पाषाण काल है उसमें पत्थरों का प्रयोग अधिक किया गया है। पाषाण को पत्थर ही कहते हैं और प्रस्तर भी कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए ये आपका प्रागैतिहासिक काल में आ जाएगा, जिसके कारण हम इसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। प्रागैतिहासिक काल का नामकरण डेनियल विल्सन ने किया है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग
आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, वह काल जिसकी लिखित विवेचना मिलती है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे, यानी प्रोटोहिस्टोरिक एज कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका सिंधु सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता में आपके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, वहां की जो लिपि है सिंधु सभ्यता की वो चित्रात्मक रही है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, ये आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। अब है आपका ऐतिहासिक काल। अब आ जाएगा आपका ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल एज। इसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक प्रमाण दोनों मिले हैं। ठीक है, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत आपका वैदिक सभ्यता आ जाएगी। जो वैदिक काल है वो आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आएगा। वैदिक काल, बौद्ध, जैन, मौर्य काल जो है ये आपके ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसपे जो साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके 3 काल इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रिवीजन करवा दे रहे हैं फिर से। प्रगतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्रगतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद बात आती है कि वैश्वीकरण के आधार पर। वैश्वीकरण के आधार पर पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैश्वीकरण के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आते हैं आपके? सबसे पहला आपका, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ। ठीक है, पाषाण काल के रूप में इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका पाषाण युग। पाषाण युग, ये आपका पाषाण युग है, इसको स्टोन एज कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, दूसरा है आपका कांस्य युग। कांस्य युग, ठीक है, दूसरा आपका कांस्य युग है। तीसरा है आपका लौह युग। तीसरा है वो आपका लौह युग है। पहला आपका पाषाण युग, इसे स्टोन एज कहेंगे। दूसरा है आपका कांस्य युग, इसे ब्रॉन्ज एज कहेंगे। लौह युग को आयरन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इन काल को कैसे बांटा गया है, किस तरह से इन काल को बांटा जा सकता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पाषाण काल के ये अंतर्गत, ठीक है, समझिएगा इस बात को, किसी विशेष काल में मानव के द्वारा अपने जीवन की सुविधाओं के लिए विविध प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अस्त्रों का प्रयोग किया गया, जैसे कि जिस काल में मनुष्य ने अपने जीवन में पत्थर का प्रयोग अधिक किया उसे हम पाषाण युग कहेंगे, यानी कि स्टोन एज। पाषाण को पत्थर ही कहते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपकी ड्राइंग, जो आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है, यानी कि आर्ट जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको उनको समझना पड़ेगा। मैं एक एक वर्ड का आपको मतलब भी बताती जाऊंगी कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो पाषाण को पत्थर कहते हैं और प्रस्तर भी कहेंगे। ठीक है, तो पाषाण युग, स्टोन एज, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग अधिक किया उसे हम पाषाण युग कहेंगे। ठीक, यानी स्टोन एज।
तो ये आपका पाषाण युग कहलाएगा। अब आता है आपका कांस्य युग। वहीं जिस काल में मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए औजारों और मूर्तियां बनाने का कार्य अधिक किया, उसे हम कांस्य युग कहेंगे। इसके अंतर्गत आपका सिंधु घाटी सभ्यता आती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसमें कांसे का भी प्रयोग किया गया था। वैसे जो आपका कांसा है वो 3 धातु का मिश्रण रहा है, तांबा, जस्ता और टिन। तांबा, जस्ता और टिन का कांसा मिश्रण रहा है। ठीक है, तांबा, जस्ता, टिन। ठीक है, तांबा, जस्ता, टिन का मिश्रण रहा है। इसमें इसका प्रतिशत नोट कर लीजिए, 90, 7, 3। ठीक है, 90। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका प्रतिशत बता दिया है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि मनुष्य ने जिस युग में अपनी सुविधाओं के लिए कांस्य धातु का प्रयोग किया उसे हम कांस्य युगीन कहेंगे। ठीक है, कांस्य युगीन आपकी सिंधु सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, तो इस सिंधु सभ्यता को कांस्य युग के अंतर्गत ही रखा गया है। अब आता है आपका लौह युग। लौह युग किसे कहा गया है? ठीक, वह काल जिसमें मनुष्य ने लोहे का प्रयोग अधिक किया हो उसे हम लौह युग कहेंगे। लौह युग के अंतर्गत आपका वैदिक काल आ जाएगा। वैदिक काल आपका लौह युग के अंतर्गत आएगा और लौह युग को आयरन एज भी कहते हैं। ठीक है, भारत में उत्तर वैदिक काल में लौह युग की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो लौह युग था। ये जो अब आपके काल थे पाषाण काल के अंतर्गत, इसको भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, समझना आपको बहुत जरूरी है कि किसके अंतर्गत कितने पार्ट रहे हैं। ठीक, कितने पार्ट रहे हैं, तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब जब हम लोग इसके आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, तो उसमें आपको हम प्रागैतिहासिक काल के खंड के बारे में बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट वाली क्लास में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आगे समझते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित पुरातात्विक विभाग की बात करें तो पुरातात्विक विभाग का जनक जनरल कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, पुरातात्विक विभाग का जनक जनरल कनिंघम को माना गया है। यहाँ पे नोट कर दे रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। पुरातात्विक विभाग का जनक जनरल कनिंघम को माना गया है। ठीक है, ये भारत का पुरातात्विक विभाग है और जनरल कनिंघम को ही इसका जनक माना गया है। और पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हमारा पूरा पाषाण खंड है। जो हमारा पूरा पाषाण खंड है वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने ये आपको इतना बता दिया है। ठीक है, आप इसको पहले अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के खंड के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।